Hello student, this is second part of chapter the Indian economy, the eve of independence. हमने दो कंडीशन का डिस्कशन कर चुके थे, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री का. आज हम डिस्कशन करेंगे फॉरेन ट्रेड का, और फॉरेन ट्रेड के बाद हम डिस्कशन करेंगे ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर का, डेमोग्राफी स्ट्रक्चर का, इंफ्रास्ट्रक्चर का. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फॉरेन ट्रेड का. तो फॉरेन ट्रेड, जैसा कि आपको पता है, इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था वो सबसे डेवलप था और उसी को वर्ल्ड में फेमस था और उसी से इंडिया का पहचान थी. तब ब्रिटिश जो आए तो उन्होंने इस पहचान को दूर कर दिया और क्या किया, अपने लिए एक मार्केट तैयार कर लिया जो इंडिया था. और वो क्या मार्केट था, एक तो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करने वाला, सप्लायर करने वाला, दूसरा वो उनके लिए एक कंज्यूमर मार्केट बन चुका था. अब कंज्यूमर कैसे कि वो ब्रिटिश की जो बनी हुई गुड्स थी वो यहाँ से लेकर रॉ मटेरियल ले जाता था और वहाँ से बनी हुई गुड्स को यहाँ पर इंडिया में बेचता था. तो अब हम बात करेंगे फॉरेन ट्रेड की. तो सिंस एंशिएंट टाइम इंडिया इज़ द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग नेशन, बट द डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ एंड ट्रेड पॉलिसी adopted by the colonial government unpleasantly hampered the structure, volume and composition of Indian foreign trade. तो इंडिया जो एक्सपोर्ट करता था यहाँ पर से रॉ मटेरियल, वो था एक रॉ सिल्क, जूट, यानी कि जूट जो होता है, जो आपने देखा होगा, जो रस्सी बनाते हैं जिससे हम, वो ज़्यादातर काम आता है. और इसके बाद कॉटन, इंडिको ये जो कलर तैयार करते थे, वूल्स एंड शुगर, ये इंडिया इसका एक्सपोर्ट करता था, यहाँ से ये रॉ मटेरियल में ले जाते थे. अब इंडिया जो इंपोर्ट करता था वो इंपोर्ट करता था फिनिश कंज्यूमर गुड्स लाइक कॉटन. अब ये कॉटन इसको फिनिश गुड करके आ रहा है, जो सिल्क जो गया रो वो सिल्क फिनिश गुड, फाइनल गुड्स बन के आ रहा है, फिनिश गुड्स बन के आ रहा है. एंड वुलन क्लॉथ, जहाँ से वूल गया रॉ मटेरियल में, वुलन क्लॉथ बन के आया. और कैपिटल गुड्स में सिर्फ लाइट मशीनरीज जो आया वहाँ से इंडिया ब्रिटिश से इंपोर्ट करता था. तो ये कौन करता था? इंडिया नहीं करता था. ये इंडिया नहीं करता था, इंडिया के बिहाफ पर कॉलोनियल गवर्नमेंट करती थी. अब फॉरेन ट्रेड कौन कर रहा है? द ब्रिटिश मेंटेन द मोनोपोली कंट्रोल और इंडियन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट. तो ब्रिटिश ही कर रहा था. ये नाम तो इंडिया का था, बिहाफ ऑफ इंडिया, ब्रिटिश ही इसके पूरे इंडिया के फॉरेन ट्रेड को मोनोपोली थी उसकी, वो मोनोपोली अपनी चलाता था. मोनोपोली करने का मतलब उसके पास कोई और कंपटीटर नहीं है, वही मोनोपोली है. जैसा कि आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा, तो मोनोपोली का मतलब होता है सिंगल सेलर, जो बेचने वाला है. तो ब्रिटिश इंडिया जो था वो ब्रिटेन जो इंडिया के बिहाफ पर एक हर चीज़ को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहा था. तो सबसे पहली बात, हाफ ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड वाज ओनली ऑथराइज्ड टू ब्रिटेन, यानी कि सबसे ज़्यादा जो था वो ब्रिटेन को ही करना था. एंड रेस्ट हाफ वाज अलाउड टू ट्रेड अदर कंट्री, जैसे सीलोन है श्रीलंका, चाइना एंड पर्सिया, यानी आज जो ईरान बोलते हैं. एंड इन 1869 द बिगिनिंग ऑफ द सूज कनाल इंक्रीज द ब्रिटिश अथॉरिटी ओवर द इंडियन फॉरेन ट्रेड. तो एक सूज कैनाल बना लिया था ब्रिटिश ने, और इससे क्या किया, अपने एक्सपोर्ट को बहुत ज़्यादा करने के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए इसका सबसे ज़्यादा रोल था. तो हम देखते हैं इसको. तो सूज कैनाल जो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये इंडिया है यहाँ से, तो ये अरब एंड सीन से होता हुआ यहाँ से यहाँ होता हुआ ये ब्रिटेन की तरफ जा रहा है, तो इसको बोलते हैं सूज कैनाल. तो सबसे ज़्यादा ब्रिटिश को इस सूज कैनाल ने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दिया था, क्योंकि ये इससे यहाँ से उसका टाइम कंज्यूमिंग था. अगर वो यहाँ से लेके जाता था अपना सामान, तो एक तो टाइम ज़्यादा लग रहा है, कॉस्ट ज़्यादा लग रही है. लेकिन उसने सूज कैनाल बनाने के बाद इसने अपने मार्केट को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर लिया, बढ़ा लिया. ओके, नाउ वी डिस्कस द ड्रेन ऑफ इकोनॉमी इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. तो अब इसका मतलब क्या होता है? द significant portion of Indian national wealth was transferred to England without any quid pro quo. इसका मतलब इंडिया को विदाउट कोई इकोनॉमिक बेनिफिट के जो हम इंडिया का जो वेल्थ था वो ड्रेन हो रहा था इंग्लैंड में. द मेन मोटिव ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज इन इंडिया वाज द स्नैच द मैक्सिमम प्रॉफिट फ्रॉम द इंडियन ट्रेड. सबसे ज़्यादा इंडिया से क्या कर ले, अपना बेनिफिट ले.
किससे? इंडिया से। अब इन्होंने क्या किया उसके लिए? द फॉरेन ट्रेड ऑफ ड्यूरिंग द कॉलोनिकल पीरियड जनरेटिंग द सरप्लस एक्सपोर्ट ड्यू टू द एक्सेस एक्सपोर्ट, यानी हमारा जो एक्सपोर्ट हमेशा सरप्लस था, यानी एक्सपोर्ट का करने का मतलब इंडिया से ब्रिटिश को, इंडिया से ब्रिटेन को कुछ गुड्स जा रहा है, यानी कि रॉ मटेरियल, इसके बदले में ब्रिटेन को इंडिया को कुछ पैसा देना था, यानी कि ऐसा नहीं किया। अब क्या किया? तो इन्होंने क्या किया, हमारा जो एक्सपोर्ट था, हमारा सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट था, एक्सपोर्ट हमेशा सरप्लस था ड्यू टू द एक्सेस एक्सपोर्ट। फर्दरमोर द एक्सपोर्ट सरप्लस डिड नॉट रिजल्ट द एनी फ्लो ऑफ गुड्स एंड गोल्ड एंड सिल्वर। तो इसके फ्लो करने से, यानी कि हमारा एक्सपोर्ट सरप्लस से कोई भी हमारे इंडिया के पास गोल्ड और सिल्वर नहीं आया, उन्होंने कुछ भी पे नहीं किया। उन्होंने इसके बदले में क्या बोला कि आपका जो एक्सपोर्ट सरप्लस है, हमने आपको क्या प्रोवाइड किया? द कॉस्ट ऑफ मेड फ्रॉम द ऑफिस सेट अप बाय द क्रॉनिकल गवर्नमेंट इन ब्रिटेन। तो ब्रिटेन में जो ऑफिस सेट हुआ उसके बारे उसका जो खर्चा है वो इंडिया से लिया गया। एक्सपेंसेस ऑफ द वार एंड फाउट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जितनी भी आर्मी बटालियन ने इंडिया के, वो कहते थे कि इंडिया के बिहाफ पर हम लड़ रहे हैं या इंडिया को हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं, तो जितना भी खर्चा होगा आर्मी का वो ब्रिटिश इंडियंस देगा। एंड नेक्स्ट इम्पोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स, यानी कि वो कहने का मतलब वो जितनी भी सर्विसेज है, जो जैसे मान लो इन्होंने बोला कि हमने सर्विस दिया, पार्लियामेंट सिस्टम सिखाया, इंडिया को पार्लियामेंट बनाया, आपको पुलिस सिस्टम दिया, आपको रूल एंड रेगुलेशन बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया, तो ये सब ये सर्विसेज जो दिया, जो हम इनविजिबल आइटम्स में काउंट करते हैं, तो इसके बदले में वो जो हमारा सरप्लस था उस अमाउंट को उन्होंने रख लिया और हमको इंडिया को अकाउंट में कोई भी गोल्ड और सिल्वर नहीं दिया। और उसके बदले में ये हमारे सारे जो इन्होंने काम गिनाए कि हमने एक तो हमारा ऑफिस सेट कर लिया, हमने वार आपकी तरफ से लड़ा और इनविजिबल आपको आइटम्स प्रोवाइड किया, तो इसके बदले में ये सारा पैसा यूज करेंगे। अब हम बात करते हैं डेमोग्राफिक कंडीशन की। डेमोग्राफिक कंडीशन का मतलब पॉपुलेशन ब्रिटिश इन इंडिया फर्स्ट कलेक्ट द 1881 में, यानी अगर हम बात करें कि इंडिया का फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस जब स्टार्ट हुआ था वो ब्रिटिश टाइम में 1881 में स्टार्ट हुआ था। अब ये यानी पॉपुलेशन कितना है? अब 1951 में अगर हम बात करें आफ्टर इंडिपेंडेंस 1951 में, और सबसे बड़ी बात हर 10 ईयर्स के बाद इसमें डेमोग्राफिक सेंसस काउंट होता है 10 ईयर्स के बाद। और इसमें एक बात आई 1921 में, तो 1921 में क्या हुआ था? द स्टेप ऑफ देखो दो इसके बने, एक 1921 में इंडिया को ग्रेट डिवाइड ईयर बोलते हैं, क्योंकि इस साल इस जो कैलकुलेशन हुआ जो पॉपुलेशन का, उसमें सबसे ज़्यादा इंडिया की ग्रोथ रेट जो थी वो डाउन आई। इसका रीज़न था कि 1918 में एक स्वाइन फ्लू एक आया था, जो अभी जो कोविड-19 से भी बहुत सुपर था, सब खतरनाक था। और यहाँ पर इंडिया में देखा जाए तो अगर नदियों के अंदर हर जो लाशें तैरती हुई मिलती थी, और जितना कहने के अगर मतलब है कि इंडिया के अंदर मोर देन 2 करोड़ उस वक्त लोग मर चुके थे, यानी कि ये टोटल पॉपुलेशन का अप्रॉक्सीमेटली ये मान के चलो कि 10% जो पॉपुलेशन इस बीमारी से यानी स्वाइन फ्लू से मर गई थी 1921 में। इसलिए इसको 1921 को ग्रेट डिवाइड ईयर बोलते हैं। और उसके बाद इसी 1921 की जो कैलकुलेशन के अंदर, इसके अंदर एक बात और हुई थी कि इसके अंदर जो एक बहुत ज़्यादा ड्राउट पड़ गया था, सूखा पड़ गया था। सूखे के अंदर जो खाने की प्रॉब्लम आई, लोगों को खाने का कुछ प्रोडक्शन नहीं था, कुछ भी चीज़ नहीं थी, तो लोग भूखे भी मर गए थे। तो इसलिए इस 1921 को ग्रेट डिवाइड जो पॉपुलेशन काउंट हुआ उसमें सबसे कम ग्रोथ रेट देखने के लिए मिली। और अब 1921 के बाद क्या हुआ? द टोटल पॉपुलेशन, अब इसके बाद 1921 के बाद कंटिन्यूसली जो इंडियन जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ कर रहा है। बट जो 2001 के कंपैरिजन में 2011 में जो सेंसस काउंट हुआ उसमें जो ग्रोथ रेट थी वो थोड़ी सी कम हुई है, यानी कि अब धीरे धीरे इंडिया की पॉपुलेशन थोड़ी कम होने लगी है, लेकिन कंटिन्यूसली बढ़ रही है। अब हम इस पिक्चर से समझ सकते हैं कि ये द लार्ज सेक्शन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन डिड नॉट हैव बेसिक नीड्स। तो आप देख सकते हैं कि हम जो इंडिया की जो कंडीशन थी, डेमोग्राफिक कंडीशन थी, वो जो कैसे रहते थे, उनकी जो रहने का स्टैंडर्ड कैसा था, जो ये ब्रिटिश रूल के टाइम की पिक्चर्स है जो एनसीईआरटी बुक से ली गई है। अब हम बात करते हैं लो लिटरेसी रेट की।
लो लिटरेसी रेट का मतलब इंडिया की लिटरेसी रेट बहुत ही कम थी, यानी कहने का मतलब इंडिया की लिटरेसी ओनली 16% जो पर्सन्स थे वो लिटरेट थे, ओनली 16%, यानी 100% में से सिर्फ 16% को सिर्फ लिखना पढ़ना आता था। आज ये पॉपुलेशन ये इंडिया में बढ़कर 74% आज जो 2011 में सेंसेक्स के अकॉर्डिंग इंडिया का लिटरेसी रेट है। अब हम बात करें टोटल लिटरेसी रेट कितना था, 16%। और अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में ओनली 7% फीमेल जो थी वो 7% जो फीमेल जो थी वो लिटरेसी थी फीमेल में। अब हम बात करते हैं लो लाइफ और एक्सपेक्टेंसी, कितना हम जीते थे, हमारी ज़िंदगी जीने की कितनी थी। ओनली अगर हम बात करें एवरेज लाइफ ऑफ पर्सन, इसका मतलब होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब एवरेज लाइफ कितना एक आदमी एक ज़िंदगी जीता है, तो ओनली 32 ईयर्स थी। अभी 32 ईयर्स क्यों थी वो आप हम देखेंगे अगले चैप्टर में। अब लेकिन अगर आप अब बात करें तो इंडिया का जो बेसिक जो एवरेज है अब हमारा जीने की लाइफ 69.16 ईयर, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 69 या 17 ईयर्स हम जीते हैं। ये वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट है जो 2017 में आई थी, उसके अकॉर्डिंग। हम बात करते हैं बर्थ रेट की। बर्थ रेट का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर 1000 इन ए ईयर, नंबर ऑफ बॉर्न पर 1000 पीपल इन ए ईयर, यानी 1000 पर्सन पे कितने बच्चे जन्म लेते हैं। तो उस वक्त ब्रिटिश के टाइम में हम बात करेंगे डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर में, तो जो बर्थ रेट थी वो 48 पर 1000, यानी 1000 बच्चों पर बर्थ रेट कितनी थी, पर्सन पर 48 था। और डेथ रेट, अब देख सकते हैं डेथ रेट भी ज़्यादा थी। द नंबर ऑफ पीपल, अब डेथ रेट का मतलब क्या होता है, द नंबर ऑफ पीपल्स ड्यूरिंग डाइंग, नंबर ऑफ पीपल डाइंग पर 1000 इन ए ईयर, यानी एक साल में कितने 1 पर 1000 पर कितने बच्चे मर जाते हैं, तो वो कितना था 40, यानी कि 48 तो जन्म ले रहे हैं और 40 मर जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि इंडिया में बर्थ रेट भी ज़्यादा है और डेथ रेट भी ज़्यादा है। इसका मतलब क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि उस वक्त पता ही है आपको कि इंडिया की जो हेल्थ कंडीशन थी, इंडिया के जो स्ट्रक्चर था हेल्थ का वो बिल्कुल कम था, क्योंकि ब्रिटिश इस पर ध्यान ही नहीं देते थे। अब दूसरा है नेक्स्ट हाई इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, यानी कि जो बच्चा, अब इन्फेंट मोर्टिलिटी का मतलब क्या होता है, द नंबर ऑफ इन्फेंट डाइंग बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 1 ईयर, एक साल से पहले, यानी बच्चा तो जन्म ले लिया, हमने बर्थ रेट में पढ़ लिया, अब वो एक साल के से पहले ही मर जाता है, उसको हम बोलते हैं। अब कब मरता है, एक साल से पहले, और कितने पर 1000 लिव बर्थ इन ए ईयर, यानी 1000 स्वस्थ बच्चों का जो जिंदा है उनमें कितने मर जाते हैं, उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। तो ये सबसे ज़्यादा थी उस वक्त। अब कितनी थी हम बात करेंगे, 218 पर 1000, यानी 1000 बच्चों में जो स्वस्थ बच्चे थे उनमें से जो जन्म ले रहे हैं और एक साल के अंदर पर 1000 में, तो 218 तो मर जाते थे। और अब प्रेजेंट में ये बहुत कम हो गया, 33 हो गया, फिर भी ये अगर यूरोपियन कंट्री से ज़्यादा है। लेकिन देखो 218 का मतलब, अब इसका मतलब क्या है कि अगर 218 पर 1000 मर जाएंगे तो अब इसका मतलब क्या है कि फैमिली को और बच्चे पैदा करने पड़ेंगे, तो इससे क्या होता है पॉपुलेशन और ज़्यादा बढ़ती है। क्यों, क्योंकि बच्चे जब मर जाएंगे तो पेरेंट्स के पास वो कहेंगे कि हाँ भाई बच्चा मर गया, तो फिर और बच्चा वो कैरी करेंगे। तो इस वजह से ये पॉपुलेशन ग्रोथ का भी एक बड़ा रीज़न है। तो कितना था 218 पर 1000। तो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट का मतलब क्या हुआ कि एक साल के अंदर, एक साल से पहले एक स्वस्थ बच्चा पर 1000 बच्चों में से मर जाता है। कितना बच्चे मरते हैं वो कितना बताया, 218 पर 1000। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट देयर लैक ऑफ पब्लिक। अब हम बात करते हैं कि पुअर हेल्थ फैसिलिटी। अब ये दोनों रीज़न है, ये दोनों रीज़न है कि पॉपुलेशन ग्रोथ होने का। अब ये क्या रीज़न हुआ कि इन क्या बात कर रहे हैं, पुअर हेल्थ फैसिलिटी। The poor lack of the public health facility is majority of the population। अब इसका मतलब यहाँ पर एक तो वाटर बेस्ड डिजीज और एयरबॉर्न डिजीज सबसे ज़्यादा होती थी, यानी कि वाटर से और एयर से। एक बहुत पुरानी बीमारी है, देखा होगा, चेचक का नाम था या टीबी का नाम था। सबसे ज़्यादा इससे लोग इंडिया में उस वक्त बहुत ज़्यादा मरते थे, क्योंकि इंडिया के पास हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं थी।
अब हम बात करेंगे ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर की। ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, कितने टाइप यानी कि कितने लोग वर्किंग पॉपुलेशन है। तो आप 3 सेक्टर होते हैं, एक तो प्राइमरी सेक्टर होता है, एक टर्टियरी सेक्टर होता है और सेकेंडरी सेक्टर और एक टर्टियरी सेक्टर होता है। तो हम बात करेंगे फर्स्ट द एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंटेड द लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्कफोर्स। तो एग्रीकल्चर सबसे, आपको पहले ही हमने बात किया था, तो सबसे ज़्यादा 85% की बात की थी। तो कहने का मतलब पूरे पॉपुलेशन रहा करता था। तो पॉपुलेशन क्या कर रहा है कि एग्रीकल्चर के अंदर सब लोग काम किया करते थे। तो हमारी जो पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा रूरल बेस्ड है, और रूरल बेस में क्या होता है, सबसे मेन काम तो क्या है, बिजनेस तो होगा नहीं कोई, तो वो एग्रीकल्चर होगा। तो लार्जेस्ट वर्कफोर्स किस में काम कर रही है, वो एग्रीकल्चर में काम कर रही है। यानी कि 70 to 75% जो पर्सन काम कर रहे थे, वर्कफोर्स इंगेज था, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में था। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ओनली 10%, ऑन सर्विस सेक्टर में 15 to 20%। तो इस हम सर्किल से समझ सकते हैं, जो ये जो एरिया है, ये हम बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर का, जो 70 to 75% है। अब ये जो एरिया है, ये सिर्फ 10% है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, और ये किसका सेक्टर है, टेरिटरी सेक्टर का। अब हम बात करते हैं, ये देखो अब प्राइमरी सेक्टर होता क्या है, इसका मतलब है डायरेक्ट यूज नेचुरल रिसोर्स एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, फिशिंग, फ्यूल एंड मेटल एंड मिनरल्स। यानी कि डायरेक्ट जो नेचुरल रिसोर्स से हम काम कर रहे हैं, यानी कि उसमें कोई एक इन्वेंशन नहीं करना पड़ रहा, आपको कुछ नया काम नहीं करना पड़ रहा। जो इनिशियल नेचुरल रिसोर्स से से हमको कुछ मिलने, जो हमको बेचने से कुछ पैसा मिल सकता है, जैसे हम फॉरेस्ट्री या फिशिंग या फ्यूल कुछ भी यूज करें तो नेचुरल रिसोर्स से मिल रहा है, उस सबको हम कंसीडर किस में करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में करते हैं। उसके बाद है हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, सेकेंडरी सेक्टर का। तो प्रोड्यूस ऑफ द प्राइमरी सेक्टर एज इट्स रॉ मटेरियल, यानी कि जितनी भी फैक्ट्री है, मशीन्स हैं, वो माइनिंग एक्टिविटीज़ है। लेकिन एक ध्यान रखना, ये अब माइनिंग की बात करेंगे। माइनिंग वैसे तो नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन नेचुरल माइनिंग जो एक्टिविटी है वो हम सेकेंडरी सेक्टर में डिस्कशन करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, अगर एमसीक्यू आएगा तो वो पूछेंगे माइनिंग किसके अंदर आता है, वो माइनिंग जो आता है वो सेकेंडरी सेक्टर में आता है। अब हम बात करते हैं टेरिटरी सेक्टर में। तो टेरिटरी सेक्टर में क्या आता है, द होल इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिफरेंट द सर्विस प्रोड्यूस्ड विद एज एजुकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन एंड टूरिज्म। जितनी भी सर्विस सेक्टर है, जो होटल है, बैंकिंग है, जो इंश्योरेंस है, एजुकेशन है, ये सब किस में आता है, सर्विस सेक्टर में आता है। तो ये इंडिया के अंदर, अब दोबारा देखेंगे, 70 to 75% क्या आ रहा है, वो प्राइमरी सेक्टर आ रहा है। सेकेंडरी सेक्टर ओनली 10% आ रहा है, यानी कि इसमें इंडस्ट्री सेक्टर बोलते हैं, जिसमें इंडस्ट्री और फैक्ट्री की बात करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, तो ओनली 10% है। और जो रेस्ट जो है वो यानी कि 10 to 15% जो है वो सर्विस सेक्टर में आ रहा है। और सब कोई कंट्री का ग्रोथ रेट देखना है, कोई कंट्री का ग्रोथ रेट देखना है, वो सिर्फ किस पे देखा जाता है, वो उसके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपेंडेंसी पे देखा जाता है। अगर जिस कंट्री में वर्कफोर्स सबसे ज़्यादा अगर एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है, तो इसका मतलब वो कंट्री जो है वो एक लो डेवलपिंग कंट्री है, या वो यानी कि उसकी ग्रोथ रेट है वो कम है। और सबसे ज़्यादा अगर जो सर्विस का में सेक्टर में जिस इकोनॉमिक काम करती है, वो कंट्री हमेशा डेवलप कंट्री के अंदर कंसिडर की जाती है। अब आपने देखा, अब हम बात डिस्कशन करें ग्रोइंग द रीजनल वेरिएशन। अब जो ग्रोथ हुआ वो एक यानी कि सब जगह एक जैसा नहीं था। अब हम बात करेंगे स्टेट ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल। अब ये विटनेस किस चीज़ के हैं, ये सिर्फ तो डिपेंडेंस ऑफ द वर्कफोर्स फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर टू मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। यानी कि ये जो स्टेट है, यानी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, इन्होंने क्या किया, अपनी वर्कफोर्स को कहाँ पर शिफ्ट कर लिया, एग्रीकल्चर सेक्टर से मैन्युफैक्चरिंग यानी सेकेंडरी सेक्टर पर और सर्विस सेक्टर में शिफ्ट कर लिया। तो ये स्टेट जो अलग ग्रोथ है इनकी। अब हम बात करेंगे अदर सेक्टर की। अगर अदर स्टेट की बात करेंगे तो उन्होंने अपनी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी बढ़ा ली। फॉर एग्जांपल करेंगे उड़ीसा, राजस्थान एंड पंजाब। इसमें वर्कफोर्स सबसे ज़्यादा जो इन्होंने कन्वर्ट कर लिया अपनी, यानी कि ये इनमें काम नहीं करता, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में इनमें काम करते हैं सबसे ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो देखो, इससे पता क्या लगता है कि जो रीजनल जो है
तो रीजनल जो है वो वेरिएशन आया ग्रोइंग में। तो अब क्या हुआ, ग्रोथ रेट में क्यों डिफरेंस आया, क्योंकि किन स्टेट्स ने पंजाब, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इन्होंने और या वेस्ट बंगाल ने, इन्होंने क्या किया, अपने वर्क फोर्स को कन्वर्ट कर दिया या कहाँ पर यूज़ करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और सर्विस सेक्टर में। आज सबसे ज़्यादा देखा जाए तो सबसे ज़्यादा फैक्ट्री जो है वो इन्हीं एरिया में आज भी है, और यहाँ के लोग आज भी सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करते हैं। अब हम बात करेंगे जो राजस्थान या पंजाब या उड़ीसा की, तो आज ये स्टेट सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर बेस्ड वर्क फोर्स है यहाँ पर। आज भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्राइम फोकस एग्रीकल्चर पर दिया जाता है। अब इसका हम डिस्कशन करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर का। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, एक जैसे एक कंट्री को बनने के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। जैसे अपने घर को बनने के लिए ब्रिक्स की, सीमेंट की, टाइल्स की और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की, इन सब को की ज़रूरत होती है, वैसे एक देश को बनने के लिए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज़रूरत होती है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रिटिश के टाइम में क्या था, तो ड्यूरिंग द ब्रिटिश देयर वाज सम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एरिया सच द रेलवे, पोर्ट्स, वाटर एंड ट्रांसपोर्ट एंड टेलीग्राफ। तो ये उस वक्त हुआ हमारी कंट्री इंडिया के अंदर, इन सब का डेवलपमेंट हुआ ब्रिटिश रूल में। अब ये ब्रिटिश जब रूल किस किस का हुआ, रेलवे का, पोर्ट्स का, वाटर ट्रांसपोर्ट्स का या पोस्ट का या टेलीग्राफ का। बट इसका मोटिव क्या था, ये मोटिव ये था डेवलपमेंट का सिंपली टू द फॉस्टर द इकोनॉमिकल इंटरेस्ट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये जितने भी एरिया थे जो डेवलप करने का था, ये इनका इंटरेस्ट था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को कितना ज़्यादा बेनिफिट हो, एंड द नेवर इंटरेस्ट टू ग्रो द इंडियन इकोनॉमी। उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलप करे। ये जितने भी किए वो खुद अपने इंटरेस्ट के लिए किए। वो किसके लिए किए थे कि अगर उनको क्या, इसको हम अब देखते हैं कि क्यों इन्होंने ये इस चीज़ को डेवलप किया। तो वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेलवेज़ का। तो रेलवेज़ को जो हमने डेवलप किया ब्रिटिश ने, तो वो किस लिए किया, टू मूव द फिनिश गुड्स फिजिकली फ्रॉम ब्रिटेन टू डिफरेंट इंटीरियर पार्ट्स ऑफ कॉलोनियल इंडिया। यानी कि वो अपने अलग अलग एरिया में अपने सामान को, यानी अपने जो माल को, फिनिश गुड्स को ले जाने के लिए। और ब्रिटिश वांटेड टू विडन द साइज ऑफ मार्केट इन द ऑन गुड्स। वो चाहते थे कि हमारे मार्केट जो सामान है उसका पूरे इंडिया में माल बिक जाए। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एक लिमिटेड स्टेट्स में ही अपने सामान को बेचेगा। जब वो सामान बन के आ गया तो रेलवे के थ्रू उन्होंने अपने सामान को इधर से उधर ले जाकर हर छोटे छोटे मार्केट में, हर छोटे छोटे शहर में बेचना स्टार्ट किया। तो ये रीज़न था रेलवे डेवलप करने का। दूसरा, रोड डेवलपमेंट करने का। तो रोड डेवलपमेंट का, मोबिलाइज द ब्रिटिश आर्मी विद इन इंडिया। वो अपनी आर्मी को इधर से उधर ले जाना चाहते थे। वो किसके लिए, फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट टू रॉ मटेरियल। अब अपने रॉ मटेरियल को भी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री टू द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन और पोर्ट टू सेंड इट टू ब्रिटेन। यानी कि ये रेलवे स्टेशन को या कोई पोर्ट्स को जोड़ती थी रेल, ये रोड्स, ताकि अपने माल को वो ब्रिटेन को भेज सके। तो पहला हमने देखा इंडियन रेलवे के लिए, दूसरा हमने देखा रोड्स। तो रोड्स किसके लिए थी, अपनी आर्मी को इधर उधर ले जाने के लिए या अपना रॉ मटेरियल को अपने पोर्ट्स तक या रेलवे स्टेशन तक, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन तक को पहुँचाने के लिए। अब हम बात करेंगे कम्युनिकेशंस की। कम्युनिकेशन का मतलब पोस्ट एंड टेलीग्राफ्ट। तो इसने क्या किया, द डेवलप्ड पर्पज ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। तो लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए एक्सपेंसिव सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इन इंडिया वाज डेवलप्ड टू द एनहेंस तो एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंसी, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। यानी अब ये अपने कंट्री को, सिटीजन को कंट्रोल करने के लिए, अपने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, उनके अगेंस्ट में कोई बोले ना, तो इसलिए इन्होंने कम्युनिकेशन सेक्टर को डेवलप किया। अब बात करते हैं पोर्ट्स की। अब पोर्ट्स में वेरी सिंपल, आप समझ सकते हो कि पोर्ट्स को क्यों किया। पोर्ट्स वर डेवलप फॉर एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। तो ये जो पर्पस था क्या, रोड का, ट्रेन का, रोड का, कम्युनिकेशन सेक्टर का और पोर्ट्स का, ये सिर्फ अपने ब्रिटिश ब्रिटेन कॉलोनियल इकोनॉमिक के बेनिफिट के लिए ही था। ये इंडियन इकोनॉमिक के बेनिफिट के लिए कभी नहीं था। अब इस पिक्चर्स में आप देख सकते हैं, जैसा कि वो जो एनसीईआरटी की बुक्स में दिया हुआ है, द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस रेलवे इन इंडिया 1850
1850, बट रेलवे जब स्टार्ट हुआ वो 16 अप्रैल 1853 में बोरीबंदर यानी मुंबई से थाने के बीच में। किलोमीटर था 40 किलोमीटर एंड 400 पैसेंजर को, और 3 लोकोमोटिव मतलब 3 डब्बे थे, जिसका नाम क्या था, सिंध, साहिब एंड मुल्तान। अब ये था, आप ये देख सकते हैं पिक्चर्स में, द फर्स्ट रेलवे ब्रिज लिंकिंग द बॉम्बे विद थाने 1854, ये ब्रिज बनाया था। और फर्स्ट रेलवे जो चला था वो 16 अप्रैल 1853 को। अब टाटा एयरलाइंस जो एयरलाइंस है वो स्टार्ट हुआ था, टाटा ने किया था, फर्स्ट प्राइवेट था 1932 में स्टार्ट किया एविगेशन सेक्टर में और टाटा ने अपना एयरलाइंस स्टार्ट किया। जैसा कि हम डिस्कशन कर चुके हैं कि इंडिया जो रेलवे जो था वो स्टार्ट हुआ था 1850 में, एंड इंडियन रेलवे बिगन द जब स्टार्ट किया वो 16 अप्रैल 1853 में, और बोरीबंदर से थाने में, वो अभी हमने डिस्कशन किया था। अब इसका पॉजिटिव साइन इन द रेलवे अंडर द ब्रिटिश रूल। अब इसका पॉजिटिव साइन क्या था, एक तो क्या था, चीप एंड रैपिड मूवमेंट ऑफ पीपल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इससे फ़ायदा क्या हुआ, ये पॉजिटिव साइन क्या हुआ रेलवे का, एक तो हम इधर से उधर, चीप एंड रैपिड मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एंड इंक्रीज द कम्युनिकेशन इंक्रीज द कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर कमर्शलाइजेशन किया, तो उसमें जो हमने जूट कॉटन वगैरह लगाया तो उसको इधर से उधर ले जाने के लिए। और नेक्स्ट, द इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ रेलवे। इंडस्ट्री सेक्टर इसलिए डेवलप हुआ था क्योंकि उनको रॉ मटेरियल जल्दी मिल रहा था, क्योंकि ट्रेन बन गया था तो उनका रॉ मटेरियल जल्दी पहुंच रहा था फैक्ट्री तक, तो इसलिए कुछ इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेवलपमेंट हुआ। नेक्स्ट, द इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट ड्यू, अब देखो इसका मतलब ये था, एक्सपोर्ट तो बढ़ रहा था बट इट डिड नॉट गिव द मेनी एडवांटेज टू इंडियन पीपल, हमारे लिए कोई एडवांटेज नहीं था, बट इससे वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट तो बढ़ रहा था। आपको बताया था मैंने, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, और एक्सपोर्ट जो बढ़ रहा है, हमारा एक्सपोर्ट सरप्लस है, उसका जो पैसा वो यूज़ कर रहे थे वो वार में यूज़ कर रहे थे, एंड अपनी आर्मी को सेटलमेंट करने के लिए यूज़ कर रहे थे। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि इससे फ़ायदा तो ये हुआ कि हमारा एक्सपोर्ट तो बढ़ा, वॉल्यूम तो बढ़ा, बट इसका इंडियन को फ़ायदा नहीं हुआ था। अब मोटिव ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ए रेलवे क्यों बनाया, टू हैव इफेक्टिव एंड कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ओवर द इंडियन टेरिटरी, इंडिया को कंट्रोल करने के लिए, टू अर्न द प्रॉफिट थ्रू द फॉरेन ट्रेड बाय द लिंकिंग द मेजर पोर्ट विथ रेलवे, तो उन्होंने अपने पोर्ट्स को रेलवे से जोड़ रखा था ताकि वो फ़ायदा उठा सके। नेक्स्ट, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, उन्होंने प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट किया इंडिया का। तो हम इस चैप्टर से इतना समझ सकते हैं कि जितना भी डेवलपमेंट ब्रिटेन ने किया वो सिर्फ अपने ही इंटरेस्ट के लिए था, ब्रिटिश की इकोनॉमिक के इंटरेस्ट के लिए था, वो इंडियन इकोनॉमिक के इंटरेस्ट के लिए बिल्कुल भी नहीं था। तो हम इस चैप्टर में डिस्कशन किया एग्रीकल्चर सेक्टर का, ऑक्यूपेशन, उसके बाद हमने डिस्कशन किया इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का, और उसके बाद हमने डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर का डिस्कसन किया, फॉरेन ट्रेड का डिस्कशन किया। तो ये हमारा चैप्टर जो था वो इंडियन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस जो कंप्लीट होता है, और इसमें हमने इस चीज़ को समझा कि इंडिया की कंडीशन क्या थी ब्रिटिश के टाइम में, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस क्या कंडीशन वो करके गए थे इंडिया की, तो हम इससे देख सकते हैं। अब हम इसका नेक्स्ट चैप्टर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।